दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को एक वाक्य उद्धृत किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भक्ति धर्म के मामले में आत्मा की मुक्ति का माध्यम हो सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा या नायक भक्ति पतन की ओर और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने जाहिर तौर पर नेहरू की तरफ इशारा किया था, क्योंकि नेहरू उस समय अतीब लोकप्रिय थे। लेकिन वे नेहरू जिनके बारे में एक वाकया प्रचलित है कि पार्लियामेंट के सामने एक बुजुर्ग महिला ने आकर के जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ करके पूछा कि देश को आज़ादी मिली, आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुझे क्या मिला। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि आपको यही मिला कि देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या मिला। ये है भारत के आज़ादी के बाद की तस्वीर। भारत में किस तरह से लोकतंत्र बनता है, किस तरह से विपक्ष और आलोचनाओं के जरिए सत्ता निरंतर सीखती है, सुधार करती है और लोगों के हित में काम करती है। सरकार सिर्फ एक सत्ताधारी दल के जरिए नहीं बनती, सरकार बनती है पक्ष और विपक्ष दोनों के जरिए। क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट में पास होता है, और पार्लियामेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों की मौजूदगी जरूरी मानी जाती है। और फिर सरकार के नीतियों और फैसलों की निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। और ये संवैधानिक संस्थाएं, चाहे उसमें चुनाव आयोग हो या आरबीआई हो या कैग हो या और दूसरी संस्थाएं हों, वे लगातार सरकार के कामों पर, उसकी नीतियों पर निगरानी रखती हैं, अंकुश लगाती हैं, उसकी आलोचना करती हैं और उसके किए गए कामों की पड़ताल करती हैं। लेकिन क्या आपने पिछले 9 सालों में ये सुना है कि कैग ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित की हो और सरकार पर आरोप लगाए हों? क्या आपने सुना है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के उत्तेजक भाषणों पर कभी कोई नोटिस जारी किया हो? अलबत्ता विपक्ष के तमाम नेताओं पर इस तरह की कार्रवाइयां हो चुकी हैं। लेकिन आरबीआई का जो रोल रहा है, उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए जब 1,75,000 करोड़ रुपया वो सरकार ने ले लिया। इसी तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बात की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का वो फॉलोवर तबका है जो किसी भी आलोचना को स्वीकार नहीं करता। इसे ही आज की भाषा में भक्त कहा जा रहा है। वही भक्त जिसकी चर्चा संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। वो भक्त इस एक दशक में जिस तरह का बना है कि वो आपको ट्रेन के डिब्बे में भी मिलेगा, वो आपको सुबह पार्कों में घूमते हुए मिलेगा, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ मिलेगा, या सड़कों पर, चौराहों पर भी वो बातचीत करते हुए मिलेगा। ये भक्त वो है जो हिंदुत्व के रथ पर सवार है, जिसके जेहन में किसी के खिलाफ नफरत है। उसे लगता है कि मोदी जी कुछ करते हो ना करते हो, लेकिन उन्होंने फला समुदाय का दिमाग दुरुस्त कर दिया है। या इस देश का वो तबका जो कभी चारपाई पर बैठने की हिमाकत नहीं करता था, जो कभी घोड़ी पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, वो पिछले 60 सालों के लोकतंत्र के इतिहास में न सिर्फ कुर्सी पर बैठने लगा, बल्कि वो पार्लियामेंट में भी दहाड़ने लगा। और इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने ये काम किया कि उन तमाम समुदायों को संबोधित नहीं किया, बल्कि उन पर जो हमले हुए, तमाम इस तरह के आनुषंगिक संगठन हैं या तमाम ऐसे धर्मगुरु इस देश में हैं जो किसी के नरसंहार का खुलेआम आह्वान करते हैं,
या बाबा साहब अंबेडकर के मानने वालों को जिस भाषा में संबोधित करते हैं, कभी उनके लिए उस पूरी मनुस्मृति के आचार संहिताओं को लागू करने की बात करते हैं। आपको अगर आश्चर्य हो रहा हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि कोरोना काल में इस तरह के मैसेजेस तमाम आ रहे थे कि अस्पृश्यता क्यों थी और क्यों होनी चाहिए। और वही भक्त मंडली है जिसमें अधिकांशतः इस देश की वो सामंती सवर्ण लॉबी है और एक मिडिल क्लास जो पिछड़ों में भी उभर करके आया है, जिसको जातिगत दमन और उत्पीड़न का एहसास नहीं है। वो भक्त मंडली है, वो भक्त मंडली जो पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा पीड़ा से कराह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। वो बढ़ती महंगाई से भी त्रस्त थी। हालांकि जब पूछेगा कैमरे पर तो बोलेंगे पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर बिके, लेकिन वोट तो वो मोदी को ही करेंगे। वो 100 रुपये किलो भिंडी खा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही करेंगे। और जब उनसे पूछिए कि इस महंगाई और भ्रष्टाचार को दूर क्यों नहीं किया गया, तो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार और महंगाई ख़त्म करने के लिए थोड़ी ना आए थे। मोदी जी तो आए थे फला समुदाय का दिमाग दुरुस्त करने के लिए। मोदी जी आए थे पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए। तो ये जो भक्त मंडली है उसके जेहन में, उसके भीतर जिस तरह से एक समुदाय और एक वर्ग के प्रति नफरत पैदा की गई है, उसी के वजह से वो अपनी पीड़ा को भूल करके, अपनी वो परेशानी को भूल करके मोदी की महिमा में लगातार लगी हुई थी। लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना काल आया, उस वक्त जब उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंधु ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, जब उनको बेड नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तब वो थोड़े परेशान हुए थे। तब उन्होंने शायद विचार किया था। मुझे याद आता है कि इस सरकार के कई ऐसे लोग जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मदद मांग रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे भी कई और लोग जो विशुद्ध रूप से भक्त हैं, लेकिन उस समय वे ऐसे लोगों के मदद मांग रहे थे जिनके खिलाफ लगातार वो रहे हैं। वो देख रहे थे कि इस देश में किस तरह से लाशें निरंतर जल रही हैं। वो ये भी देख रहे थे कि गंगा में लाशों को प्रवाहित ऐसे ही कर दिया जा रहा है, कहीं वो गंगा के किनारे ऐसे ही दफनाई जा रही थी। वो सारा हिंदुत्व, सारा हिंदू कर्मकांड उनका काफूर हो चुका था। उन्होंने ये भी देखा कि नोटबंदी के समय किस तरह से लाइन में लग करके उनका मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा था, बल्कि शायद उनको चढ़ाया भी जा रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे लोगों की शादियां टूट गईं, कैसे लोग परेशान हो गए, तब शायद उनके चेहरे पर शिकन आई थी। वे शायद उस समय भी सोचे थे जब गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुस करके हमारे सैनिकों को हताहत कर रहे थे, जब उन्होंने इस देश की मीलों जमीन पर कब्जा कर लिया। ये सच्चाई छिपी नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं लंबी चुप्पी के बाद कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। लेकिन विदेश मंत्री इसके उलट जाकर के बात करते हैं, चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करते हैं। जब कोई घुसा ही नहीं हुआ था तो वार्ता किस बात की। वो ये भूल गया था कि सरकारी नौकरियां मोदी जी ने लगभग खत्म कर दी हैं। सरकारी नौकरियों में था कौन? यही मिडिल क्लास और यही उच्च तबका। लेकिन मोदी जी ने जब उसकी नौकरियां छीन ली, मोदी जी ने जब बहुत अपने खास लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस बनाया, तो वो तबका जो आईएएस बनने का ख्वाब पाल रहा था, जो अपने भाई बंधुओं को आईएएस बनने का सपना देख रहा था, वो थोड़ा निराश हुआ। वो निराश हुआ उन अच्छे दिनों को याद करके जिसका वायदा कभी नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने तो कहा था कि काला धन वापस आएगा, सबकी जेब में 15-15 लाख आ जाएंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, ये जो बलात्कार हो रहे हैं वो बलात्कार दूर हो जाएंगे, इस देश को विश्व गुरु बना दिया जाएगा।
आर्थिक रूप से भी भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा और भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ये जो ख्वाब दिखाए गए थे, जिसको बाद में जुमला कह करके अमित शाह ने उसके पूरे भावना को कचूमर बना दिया, वही भक्त मंडली जो कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी की गिरती हुई इमेज के कारण परेशान थी। ऑर्गेनाइजर के लेख में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया कि नरेंद्र मोदी की छवि और हिंदुत्व भी अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जो नरेंद्र मोदी की हालिया यूएस की यात्रा है, जो अमेरिका ने उन्हें स्टेट विजिट का दर्जा दिया है, जहां उन्होंने संयुक्त सदन को संबोधित किया है, और निश्चित रूप से ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये अवसर मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब वहाँ के 4 सदस्यों ने प्रधानमंत्री के भाषण का बहिष्कार किया, जब 75 सेनेटर ने मानवाधिकारों के उल्लंघन, मुसलमानों और दलितों के उत्पीड़न पर जो बाइडेन को कहा कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछें, और अमेरिका की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हों, वो दृश्य भी इन भक्तों ने नहीं देखे। वो भक्त लगातार गोदी मीडिया के सामने बैठ करके अपने भगवान की भक्ति में लीन थे, और वे अपने उस दुख दर्द को, वो कोरोना काल को, वो नोटबंदी की पंक्तियों को, वो गरीबी और भ्रष्टाचार दूर करने के सपने को, वो अच्छे दिन आने के वादे को भी भूल करके थोड़ा सा प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अमेरिका की यात्रा है, उसने भक्त मंडली के लिए बूस्टर डोज का काम किया है, थोड़ा सा खुश रहने का एक इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन क्या देश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है? क्या भक्ति किसी भी देश के लोकतंत्र होने के लिए खतरा नहीं है? ये विचार किया जाना चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उस बात को कहा था, और नेहरू ने विपक्ष को खड़ा करके खुद अपनी आलोचना करके, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप हमारी आलोचना नहीं करते हैं तो कहीं मैं तानाशाह ना हो जाऊं, इसलिए मेरी आलोचना होनी चाहिए। जब चीन ने भारत पर आक्रमण करके उसकी ज़मीन को हड़प लिया, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ विपक्ष की आलोचना को सुना, बल्कि उसको स्वीकार भी किया। इस तरह से देश ये आगे बढ़ा है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री की ये जो भक्त मंडली है, वो हरा चश्मा लगा करके वो पूरे देश में हरा हरा ही देख रही है। जिस देश का एक भी विश्वविद्यालय टॉप 100 की सूची में नहीं है, लेकिन वो इस देश को विश्व गुरु बनाने पर आमादा है, और ये विश्व गुरु बन रहा है उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, जहाँ पर उसे ये फेक न्यूज़ मिल रही है, जहाँ पर उसे इस तरह की नफ़रत भरी तमाम कहानियाँ मिल रही हैं, जिसको वो अपने जेहन में बसा करके वो उसको नफ़रत को भर करके अपने दर्द को और अपने दुख को भुलाने में कामयाब हो रहा है। और ये बूस्टर डोज तो उसके लिए एक तरह से नरेंद्र मोदी को भक्ति करने का फिर से एक अवसर दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।